वो चारों होटल के ओपन एरिया में बैठे ऑर्डर का वेट कर रहे थे जब ईशल ने वफा से पूछना शुरू किया, वफा ये जायदाद का क्या माजरा है? तुमने बाजी पलटी तो पलटी कैसे? मैं तो अब तक हैरान हूँ। ईशल ने आंखें बड़ी करके पूछा तो वो खिलखिला कर हंसी, जबकि बाकी तीनों उसे गौर से सुनने लगे। जब मोमिन ने मुझसे माफ़ी मांगी थी तब मैंने उससे कुछ प्रॉपर्टी पेपर्स साइन करवाए थे जिनमें खुला के पेपर्स भी थे। मैंने मोमिन को कहा था कि वो होशो हवास में पेपर साइन करे, मगर उसकी बदकिस्मती या हमारी खुशकिस्मती कह लें, उसके हवास उस वक्त इतने मुअत्तल थे कि उसने धड़ाधड़ पेपर साइन करके खुद ही के पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली। और जहाँ तक बात है प्रॉपर्टी की, मुझे उसकी ज़रूरत नहीं है। मैं उसे बाबा जान असवद के बाबा इब्राहिम के नाम करवा चुकी हूँ, मगर हवेली वाले इस बात से अनजान ही रहेंगे ताकि बाबा जान की जान को कोई ख़तरा ना हो। वेल डन। उमर ने तालियां बजाते कहा तो उसने सर तस्लीमें खम करके दाद वसूल की। असफंद उसे अभी भी गहरी निगाहों से देख रहा था। क्या? वफा ने अनजान बनते हुए पूछा। वफा, इस प्रॉपर्टी पर तुम्हारा हक था, तुमने उस प्रॉपर्टी को बाबा के नाम क्यों लगाया? असफंद ने उसे गहरी नज़रों से देखते पूछा। क्योंकि हम में से कोई अलग नहीं, कोई पराया नहीं, हम सब एक हैं, तो चाहे मेरे नाम हो या बाबा के नाम, एक ही बात है। वफा ने कुछ कहने की गुंजाइश ही नहीं छोड़ी थी अब। वफा, वैसे एक बात है कि जब तुमने फुफ्फो को फाफे कुटनी कहा ना, मुझे बहुत मज़ा आया। ईशल ने कहका लगाते कहा, जबकि असफंद और उमर उसे घूर कर रह गए, क्योंकि थी तो वो उनकी फुफ्फो ही ना। जब ईशल जुबान दांतों तले दबा कर रह गई और वफा का कहकहा गूंजा, उमर, कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन शाजिया और नाजिया कहीं से भी तुम्हारी बहनें नहीं लगती। ईशल ने उसे छेड़ते हुए कहा, वैसे ये बात भी कहनी तो नहीं चाहिए, लेकिन बीवी तो तुम भी मेरी कहीं से नहीं लगती। कहाँ मैं मासूम और कहाँ तुम टर करती जुबान वाली औरत। उसने भी दू बदू जवाब दिया, जिस पर ईशल तिल मिलाकर रह गई, जबकि उसकी बात पर उन सबका मुश्तरका कहकहा गूंजा था। मोमिन आज फिर डेरे पर शराब पीकर मदहोश पड़ा था। गुलरो, तुमने मेरे साथ ठीक नहीं किया, तुमने मुझे धोखा दिया, वो भी मेरी नज़रों में नज़रें डालकर। इसकी सज़ा तो तुम्हें मिलेगी। मैं तुम्हें इस दुनिया से ही छीन लूँगा और तुम्हें यकीन दिलाऊँगा कि मेरे लिए तुम्हें कि मुझसे ज़्यादा तुम्हें कोई नहीं चाह सकता। मोमिन ने गरूर से खुद से कहा, जबकि वो ये भूल चुका था कि वफा की मोहब्बत तो कब की मर गई थी। अब तो वो असफंद के इश्क के रंग में रंग चुकी थी। गुलरो, तुम्हें मेरा होना ही होगा। मैं तुम्हारे अंदर मौजूद अपनी मोहब्बत जगा कर ही रहूँगा, उसके लिए चाहे मुझे तुम्हारे और अपने दरमियान तमाम दूरियां ही क्यों ना दूर करना पड़े। मिटा दूंगा मैं सब कुछ, और फिर असफंद यार भी तुम्हें नहीं अपनाएगा, जबकि मैं तुम्हें शान से कबूल करूंगा, वो भी सबके सामने। उसने नशे में चूर अपनी मनसूबाबंदी तय की। असफंद, तुम्हें याद है ना, कल हमने अम्मी के घर जाना है मुकलावे की रस्म के लिए? जी जी, मुझे याद है, लेकिन हम भी आपकी कभी बातों को भूल सकते हैं? मगर उन दोनों की बातचीत जारी थी, इस बात से अनजान की किस्मत एक और आजमाइश उनके लिए खड़ी है। शाजिया जले पैर की बिल्ली की तरह इधर से उधर चक्कर लगा रही थी। उसका गम कम होने में नहीं आ रहा था कि वफा इस पूरी हवेली की मालकन बन चुकी है, मगर कैसे? उजाला ने उसे उलझन से देखा, जो यहाँ वहाँ मार्च करती उसकी भी नजरें घुमा रही थी। क्या तुम एक जगह बैठ नहीं सकती? इधर उधर चक्कर लगाते देख तुम्हें मेरी आंखें एक जगह से हिल गई हैं, मगर अभी तक तुम्हारी टांगों में पानी नहीं पड़ा। उजाला उकताए हुए लहजे में शाजिया पर तंज करते बोली, तुम इतनी आराम से क्यों बैठी हो? क्या तुम कुछ नहीं करना चाहती? कैसे तुम वफा को इस पूरी हवेली की मालकन बनते हुए देख सकती हो? तुम हाथ पर हाथ धरे बैठकर इतना चल कैसे सकती हो, जबकि बाजी हमारे हाथ से निकल चुकी? शाजिया चबा चबा कर बोली, यही फ़र्क है तुम में और यही फ़र्क है मुझ में। तुम जज्बात से सोचती हो, जबकि मैं दिमाग से। उसने आहिस्ता से अपने दिमाग पर दस्तक देते कहा, तो शाजिया ने उसे अचंभे से देखा। कहना क्या चाहती हो तुम? शाजिया ने हैरत से पूछा। यही कि जितना होशियार वफा अपने आप को समझती है ना, उतनी वो है नहीं। एक बाजी उसने जीती, अगली बाजी हम जीतेंगे, और वो मुंह खोले देखती रह जाएगी। ऐसा क्या सोचा है तुमने? शाजिया ने दिलचस्पी से पूछा। कल वफा अपने घर जा रही है और परसों से मुकलावे के लिए हम लेने जाएंगे। लेकिन क्यों, और हमें कौन लेकर जाएगा? उजाला की बात खत्म होते ही शाजिया ने अचंभे से कहा, जाना तो हम दोनों को पड़ेगा, क्योंकि अगर हम ना गए तो हमारा प्लान सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा, और इस बात को यकीनी तुम बनाओगी। जाने का इंतज़ाम भी तुम करोगी, क्योंकि मैं जानती हूँ तुम एक्टिंग में सवा शेर हो। उजाला ने शाजिया को आंख मार कर कहा, वो तो मैं कर ही लूँगी, मगर हम वहाँ जाकर करेंगे क्या? शाजिया ने झुंझलाते हुए कहा, वहाँ की एक नौकरानी को पैसे देकर हम खरीद लेंगे।
उससे मैं ज़रियाब को एक कमरे में ये कहकर बुलवाऊंगी कि सहर ने उसे बुलाया है, और जब ज़रियाब कमरे में आ जाएगा तो मैं अपने कपड़े फाड़ कर उस पर इल्ज़ाम लगा दूंगी कि उसने मेरे साथ ज़बरदस्ती की कोशिश की, और फिर क्या है, मेरा निकाह हो जाएगा उससे, और वफ़ा के भाई पर एक और इल्ज़ाम लग जाएगा जिससे वो किसी से नज़र मिलाने के लायक नहीं रहेगी, और घर में भी उसे ताने मिलेंगे इसी बात पर। शाजिया उसके प्लान पर अश कर उठी। ये हुई ना बात, अब देखना कैसे वफ़ा की इज्जत को हम सबके सामने दो कोड़ी का करते हैं। शाजिया ने शैतानी लहजे में कहा, और मोमिन भाई तो करेंगे ही मेरा यकीन, क्योंकि उनकी बहन जो हूँ मैं, और इस तरह सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी। उसने अपना मकरू मंसूबा बताते हुए कहा, जिस पर वो दोनों आने वाले वक्त से अनजान हंस पड़ी, जो वफ़ा के लिए बहुत ही कठिन साबित होने वाला था। असफंदियार और वफ़ा के घर रहने आ गए थे। वहाँ खाना खाने का दौर चला और फिर असफंदियार से बातें करने लगा ज़रियाब। रात देर तक वो एक दूसरे से बातें करते रहे। फिर असफंद वफ़ा को कमरे में आने का इशारा करता चला गया, जिस पर वफ़ा भी उसे मुँह चिढ़ाती रह गई कि वो उसको घूर कर कमरे में निकला। काफ़ी देर वो वफ़ा का इंतज़ार करता रहा, मगर वफ़ा थी कि आने का नाम ना ले रही थी। उसके सब्र का पैमाना लबरेज हुआ और वो कमरे से बाहर निकलने लगा था। जब वो कमरे में दाखिल हुई तो उसने नाराज़गी का इजहार करते बालकनी का रुख किया, जबकि वफ़ा उसको मनाने का सोचती उसके पीछे चली गई, जहाँ वो चांद को खड़ा तक रहा था। वफ़ा ने उसे पुकारा, मगर वो चांद को देखता रहा, पलट कर नहीं देखा। ये उसकी नाराज़गी का साफ इजहार था। असफंद, वफ़ा 2 कदम और आगे गई और बोली, असफंद, अब मेरी तरफ देखोगे भी नहीं? इतनी नाराज़गी? असफंद के दिल ने तो पहली पुकार पर ही उसकी तरफ हमकना शुरू कर दिया था, मगर वो दूसरी तरफ मुंह किए खड़ा रहा, देखना चाहता था कि वफ़ा उसे किस अंदाज में मनाती है। तीसरी पुकार पर भी जब वो कुछ ना बोला तो वफ़ा उसकी पुश्त को घूर कर देखती हुई उसके बिल्कुल करीब आई और उसके कान में झुक कर बोली, असफी, अगर मैं तुम्हारे इतने करीब भी आ जाऊं तब भी नहीं बोलोगे? उसने पीछे से आकर उसको गले लगाते हुए कहा। तो असफद के ज़ब्त की इंतहा हुई यहाँ पर। सुबह नईमा बेगम जब ईशल के साथ उन लोगों को लेने के लिए आई तो उनके साथ शाजिया, मोमिन, उजाला को देखकर वो सभी लोग हैरान थे, मगर उन्होंने कुछ पूछना ज़रूरी ना समझा। वो सब खाना खा रहे थे जब उजाला ने जानबूझकर अपने ड्रेस पर कोल्ड ड्रिंक गिराई और सहर के साथ गेस्ट रूम के वॉशरूम चली गई। असफंद और वफ़ा बाहर बागीचे में बातें करते चहलकदमी कर रहे थे, जबकि ईशल, मोमिन और नईमा बेगम अंदर उन सब के साथ बैठे थे, जहाँ काम वाली ने ज़रियाब को सहर के कमरे में बुलाने का पैगाम दिया। दूसरी तरफ उजाला ने सहर को अपने लिए एक ड्रेस लाने भेज दिया और खुद कमरे की लाइट बंद करके अपनी आस्तीन को बाजू फाड़ दिया। जैसे ही वो कमरे में दाखिल हुआ तो अंधेरे ने उसका इस्तकबाल किया। उजाला की चीख पर वो हड़बड़ाकर लाइट ऑन कर गया। जहाँ उजाला को इस हालत में देख वो शुश्तर रह गया और गुस्से से फौरन चादर लेकर उसकी तरफ बढ़ा। दूसरी तरफ असफंदियार और वफ़ा जो बाहर चहलकदमी कर रहे थे, उजाला के चीखने की आवाज़ पर अंदर को भागे, जहाँ सब कमरे में दाखिल हुए। अंदर का मंजर देखकर सभी हैरान थे। उजाला ने अंदर आने वाले को देखकर चीखना शुरू कर दिया था, मगर जूं ही सामने वाले ने कमरा रोशन किया, उजाला के सर पर सातों आसमान टूट पड़े। ज़रियाब की जगह मोमिन को देखकर, जो खुद उसकी हरकत पर हैरान परेशान खड़ा था, उसे लम्हा लगा था समझने में कि कमरे में अकेली उजाला ने क्या प्लान कर रखा है। बाहर मुलाजमा का ज़रियाब को बुलाना अब उसका दिमाग ही घूम चुका था। फौरन आगे बढ़ा और गुस्से से अपने तन से चादर उतार कर उजाला पर लपेटी और उसे कस के थप्पड़ रसीद किया। शर्म आनी चाहिए तुम्हें, अपनी पहली गलती से ही सीख जाना चाहिए था, मगर अभी तक नहीं सुधरी तुम, तोहफा तुम पर। मोमिन ने उसका बाजू दबोचते हुए कहा। शाजिया अभी थप्पड़ से ही ना संभली थी कि मोमिन की फौलादी गिरफ्त पर बिलबिलाकर रोने लगी। उसे लगा उसका बाजू जड़ से उखड़ जाएगा। सभी अंदर आ गए थे। वो बगैर किसी की तरफ देखता उसको घसीट कर लेता निकलता चला गया। पीछे वह भाभी उन सबसे माजरत करती हवेली वालों के साथ निकलती चली गई। सभी मामला समझने की कोशिश करते रहे, मगर समझ किसी को कुछ नहीं आया। शाजिया भी नाखून चबाए जा रही थी। उन्होंने तो ज़रियाब को भेजा था, फिर मोमिन वहाँ कैसे पहुँचा, ये उनकी समझ से बाहर था। पता नहीं इस उजाला का क्या होगा, कहीं इसने मेरा नाम ना ले लिया हो। प्लीज़ अल्लाह मियाँ मुझे बचा लेना। मोमिन तो जाते वक्त इतना खूंखार लग रहा था। वो मुँह ही मुँह में सूरतों का विर्द करने लगी थी। वो मुँह ही मुँह में सूरतों का विर्द करने लगी। जब वो हवेली पहुंचे तो सब बड़े परेशान हॉल में खड़े थे। क्या हुआ शहनाज, मोमिन बच्ची को यूं क्यों लेकर आया है? नईमा बेगम ने परेशानी से पूछा।
पता नहीं क्या हुआ भाभी, घर से तो सब ठीक ही निकले थे, आप बताएं वहाँ क्या हुआ जो वो इतने गुस्से में वापस लौटा। शहनाज बेगम ने उनसे पूछा तो उन्होंने भी लाइल्मी का इजहार किया। 15 मिनट बाद मोमिन निहायत गुस्से में सुर्ख मुंह के साथ उजाला के कमरे का दरवाज़ा धाड़ से बंद करता निकला और उन सब के पास आता बोला, 2 दिन तक ना इसके कमरे का दरवाज़ा खुलना चाहिए और ना ही इसको कोई खाना देगा। अगर किसी ने भी मेरी बात से इख्तलाफ किया तो अपनी बुरी हालत का जिम्मेदार वो खुद होगा। गुस्से से सब पर तनकीदी निगाह डालकर वो बोला, क्या हुआ है मोमिन बेटा। शहनाज बेगम की बात पर उसके बाहर जाते कदम साकित हुए और बगैर मुड़े वो बोला, माफ़ कीजिएगा अम्मी, अगर आपने उजाला की सही तरबियत की होती तो आज मुझे उसकी बदकिरदारी के शर्मनाक मुजाहिरे किसी गैर के घर ना देखने पड़ते, जिससे मैं अपने आप से नज़र मिलाने के काबिल भी नहीं रहा आज। वो कुर्ब से कहता हवेली से निकलता चला गया। पीछे शाजिया बेगम गुमसुम खड़ी रह गई, जबकि साकिब साहब के दिल में दर्द की लहर उठी जिसे जब्त करते वो कमरे में बंद हो गए थे। शाजिया फिलवक्त अपनी जान छूटने पर चैन की सांस भरकर रह गई। अब वो उजाला से कल ही मिलने का सोचती अपने कमरे में चली गई, जबकि असफंद यार पुरसोच नज़रों से वफा को देख रहा था जो ऊपर जा रही थी। ना ही उसने आज कुछ कहा और ना ही किसी किस्म का रिएक्शन दिया था। 2 दिन बाद शाजिया उजाला से उसके कमरे में मिलने आई थी, मगर वहाँ उजाला का सूजा हुआ सुर्ख चेहरा और बिखरे बाल देखकर वो भी डर गई। अरे उजाला, ये क्या हुआ, किसने किया? शाजिया ने उसकी अबतर हालत देखते हुए कहा। उसके सवाल पर वो बहुत तमस्कराना हंसी हंसते हुए बोली, और कौन कर सकता है, तुम्हारे सामने ही तो भाई मुझे घसीटते हुए लेकर आए थे और यहाँ कमरे में लाकर उन्होंने मुझ पर हाथ उठाया। शाजिया, मुझ पर, अपनी बहन पर हाथ उठाया उन्होंने। वो सुर्ख सूजी आंखों से नफरत भरकर बोली थी, और ये सब उस वफा की वजह से हुआ है। अगर सामने होती ना मेरे, वो मार डालती मैं उसे। काश जरियाब उसका भाई ना होता। उसने नफरत से एक एक लफ्ज चबाते हुए कहा, जबकि शाजिया उसकी सारी राम कथा दांतों में उंगलियां दबाए सुन रही थी। मगर मैं अब तक ये नहीं समझ सकी कि मैंने बुलाया तो जरियाब को था, मोमिन भाई कैसे पहुंचे वहां पर, किसने भेजा उन्हें? जरियाब की जगह तुम तो बाहर ही थी ना, उनके साथ क्या हुआ था वहां, बोलो। उसने शाजिया को झिझोड़ते हुए पागल होते कहा, जो कि इस तरह उसके हाथ लगाने पर पूरी तरह से हिल चुकी थी। छोड़ो मुझे शाजिया, पागल हो गई हो, मैं भला कैसे बता सकती हूँ। मेरे सामने तो बस मुलाजमा ने जरियाब को बुलाया था, लेकिन मोमिन के फ़ोन पर मैसेज आने से वो अंदर उठकर चला गया। मैं नहीं जानती कि आगे क्या हुआ। शाजिया बादल नखास्ता चिल्लाई थी और सच्चाई बयान कर गई। दोनों की ही समझ में नहीं आ रहा था। अभी वो इसी कश्मकश में थी कि जब वफा गला खंखारते अंदर दाखिल हुई। मैं कुछ कहूँ क्या? उसने मासूमियत से आंखें पटपटाते हुए पूछा। दोनों ही उसे कमरे में देखकर उठ खड़ी हुई थी। वैसे बहुत अफसोस हुआ, तुम लोगों की गलीज प्लान पर पानी फिर जाएगा, मगर क्या करती मैं, बात मेरे भाई की थी, जिसे कोई बात तो क्या, कोई बुरी निगाह से भी देखे तो मैं बर्दाश्त नहीं करती। और यहाँ तो तुम सीधा सीधा मेरे भाई को हरासा करने के लिए इल्ज़ाम लगाने जा रही थी। मैं कैसे बर्दाश्त कर लेती ये सब, तो मैंने तुम्हारी ही बाजी तुम पर पलट दी। कैसी लगी मेरी चाल? उसने दोनों को आंख मारते ऊपर से नीचे तक जलाकर राख कर दिया था। क्या अभी भी नहीं समझे? मैं बताती हूँ। जब तुमने उस रात को ये प्लानिंग की थी तो मैं तुम दोनों की बातें सुन रही थी, और तुम लोगों के आने से पहले मैंने अपने मुलाजमीन को ये बात समझा दी थी कि अगर कोई लालची लड़की आप लोगों को लालच दे तो उसकी बातों में खुद भी मत आना और ना किसी को आने देना। उन्होंने ऐसा ही किया। उस मुलाजमा ने जरियाब को बुलाया तो था, मगर तुम्हारे नहीं, सहर के कमरे में। और मोमिन को किसने बुलाया ये तुम लोग अभी भी नहीं समझ सके होगे। चलो वो मैं बताती हूँ। मोमिन को मैंने अपने फ़ोन से मैसेज किया था कि वो गेस्ट रूम में आ जाए, जहाँ तुम अपना मकरूह चेहरा लिए खड़ी थी। मकसद सिर्फ तुम्हें और तुम्हारे भाई को एहसास दिलाना था कि दूसरों की इज्जत कितनी अहम होती है। और मेरा ख्याल है इस वाक़ये से तुम दोनों अच्छी तरह जान गए होगे कि एक इज्जत ही है जिससे इंसान दूसरों की नज़र में मकाम हासिल कर सकता है। मगर तुम्हें देखकर ये लगता है कि रस्सी तो जल गई, मगर बल अभी तक नहीं गए। बेहतर है कि संभल जाओ, वरना सीधी उंगली से घी ना निकला तो मुझे उंगली टेढ़ी करनी भी आती है। उसने उजाला और शाजिया को गहरी नज़रों से देखते हुए कहा और वार्न करती बाहर निकल गई। पीछे उन लोगों का वफा की बातों से दिल ही सुलग चुका था। जैसे ही वो उनके कमरे से बाहर निकली, असफंद यार उसे हाथ से खींचता कमरे में ले आया। ए लड़की, क्या तुम्हें कभी किसी ने बताया कि तुम कितनी खूबसूरत हो? हाँ, है एक सरपिरा आशिक जिसकी नज़रें मुझे बताती हैं कि मैं उसके लिए कितनी खूबसूरत हूँ, और यकीन मानो उसके अलावा मुझे किसी की तारीफ़ चाहिए भी नहीं, क्योंकि उसका साथ ही मेरे लिए ताहयात है। वफ़ा ने उसके सर के साथ सर टिकाते हुए कहा। असफंद उसके इतने खूबसूरत इजहार पर
दिन गुजरते गए। असफंदयार और वफा की मोहब्बत दिन ब दिन बढ़ती चली गई, जिसे देखकर मोमिन की आंखों में मिर्चें भरने लगी थी। उसका दिल दर्द से फटता था। उसे रह रहकर अपने खसारे का एहसास होता था। अब तो वो रातों में भी अंधेरे में सर पटकता रहता, रोता रहता, वो वफा के लिए, मगर वो खाली हाथ ही रह गया था। ना उसे कुछ मिलना था और ना ही उसे कुछ मिला था। वो एक कातिल था, अपनी औलाद का कातिल। वो कातिल था अपनी मोहब्बत का, अपनी बीवी के एतबार का, मगर फिर भी वफा के लिए चाह किए बैठा था। और ऐसे ही एक दिन उसे मौका मिला जब असफंद और वफा का झगड़ा हुआ था। नाराज़गी की वजह से असफंद हवेली से बाहर चला गया, तो वो वफा को अपने कमरे में ज़बरदस्ती खींच लाया और उसके सामने सरापा सवाल बनकर खड़ा था। मोमिन, ये क्या बदतमीज़ी है? वफा उस पर चीखी। बदतमीज़ी नहीं, मोहब्बत है मेरी, जिसे तुम बदतमीज़ी का नाम दे रही हो। नज़र नहीं आता तुम्हें? पल पल सुलग रहा हूँ मैं तुम्हारी मोहब्बत में, मगर तुम्हें तो ख्याल ही नहीं है मेरा। तुम तो बस उस असफंद के आगे पीछे फिरती रहती हो। कभी मेरा एहसास किया तुमने? आज मोमिन ने भी चीख चीख कर उसे उस अपने दिल का हाल बयान कर ही डाला था। देखो, खाली हाथ रह गया हूँ मैं, कुछ नहीं बचा मेरे पास। माफ़ कर दो मुझे, वापस आ जाओ मेरे पास। भर दो मेरी ज़िंदगी को मोहब्बत से, अपनी मौजूदगी से। मेरी तन्हाइयों को पुर कर दो ताकि हम दोनों फिर से एक हो जाएं। असफंद को ज़िंदगी से बाहर कर दो। वो तुम्हारा नहीं है, ना ही वो तुमसे सच्चा प्यार करता है। देखा, अब भी तुमसे मुंह मोड़ कर चला गया। तुम मेरी हो, तुम्हें चाहने का हक सिर्फ मेरा है। याद करो, तुमसे सच्ची मोहब्बत सिर्फ मैंने की है, उसने नहीं। याद करो, तुम सिर्फ मुझसे मोहब्बत करती हो। उसने वफा का चेहरा अपने हाथों के प्यालों में थामते हुए कहा, जिस पर वफा उसके लहजे में एक पल के लिए खो सी गई। बाकी कुछ याद ना रहा, बस याद था तो मोमिन उसकी मोहब्बत था। यही बात और उसकी बातें। तुम सच कह रहे हो मोमिन, असफन मुझसे प्यार नहीं करता। मैंने देखा है तुम्हारी आंखों में पछतावा, मेरे लिए मोहब्बत। चलो देर से ही सही, मगर तुमने मुझसे मोहब्बत कर ही ली। और सच तो ये है कि मैं भी असफन से मोहब्बत नहीं करती। उसने मोमिन के सामने घुटनों के बल झुकते हुए अपने आंसू साफ करते हुए कहा, जो बेलगाम होते चेहरे पर बिखरते जा रहे थे। उसने तो कभी मोमिन को ऐसा देखना नहीं चाहा था। उसने मोमिन को देखा जो घुटनों के बल बैठा रो रहा था, जबकि वफा की बात पर हैरत से उसने अपना सर उठाया और उसे देखने लगा। अपना रोना तो वो भूल गया था। बहुत मूंग दल्ली तुमने हमारे सीने पर वफा। जितनी भी अय्याशियां तुमने करनी थी कर ली, मगर अब हमारी बारी है। शाजिया ने खिड़की से बाहर देखते हुए कहा, क्या मतलब, क्या मकसद है तुम्हारा? और ऐसी भी कौन सी चाल है जिससे वो वफा चारों शान चित्त हो सकती है? उजाला ने तजस्सुस से पूछा। उसे भी वफा के हारने का बेसब्री से इंतजार था। तुम जानती हो ना, वो वफा कुछ भी सह सकती है, मगर अपने शोहर में शराकत बर्दाश्त नहीं कर सकती, जैसे उसने मोमिन में नहीं की थी। मगर अब जब उसका अपना शोहर उसे धोखा देगा, किसी दूसरी औरत के साथ जाएगा, तो वो मुकम्मल तौर पर टूट जाएगी। उसने शातराना हंसी हंसते हुए कहा, जबकि उजाला मुंह खोले उसे देखने लगी। मगर असफंद उसे धोखा क्यों देगा? वो तो उसे बहुत प्यार करता है, चाहता है उसे। उजाला ने नासमझी से कहा, किसने कहा कि असमत उसे धोखा देगा? धोखा तो हम वफा की आंखों को देंगे, वो भी वो भी असमत की लाइल्मी को हथियार बनाकर। फिर देखना, यूं वफा उसे छोड़ेगी और उनकी मोहब्बत का महल पल में मिसमार हो जाएगा। वफा चाहे कितना भी अपने शोहर पर यकीन रखती हो, मगर देती हमेशा औरत का ही साथ है। वो दोनों तैयार थीं अपना एक नया शैतानी मंसूबा लाहे अमल लेकर, जो वफा की ज़िंदगी को तूफान की जद में लाने वाला था। वफा नहीं जानती थी कि इस बार वो किस कदर बुरी तरह टूटने वाली है। वो कभी दोबारा किसी पर एतबार नहीं कर पाएगी। हाँ, तुमने सही सुना मोमिन, मैं असफंद से मोहब्बत नहीं करती, ना ही असफंद मुझसे प्यार करता है। वफा की बात पर मोमिन का दिल खुश फहम हुआ था, मगर अगली बात पर उसके अरमानों पर ओस पड़ी, जब वफा ने कहा, तुम तो समझते हो बस, तुम ही मोहब्बत के लायक हो, बाकी सब तो इस दुनिया में महज दिल लगी के लिए आए हैं। तुम नहीं समझोगे मोमिन, मैं और असमत मोहब्बत को कब का पीछे छोड़कर इश्क की मिराज को छुआए, और तुम अब तक मोहब्बत की रट लगाए बैठे हो। अफसोस हुआ देखकर। मगर तुमने मुझे मैसेज किया था अपने घर, वो क्या था? मोमिन ने टूटे हुए लहजे में कहा, वो तो तुम्हारी आंखें खोलने की बस एक छोटी सी कोशिश थी, जिससे देखो तुम्हारी बहन का सच तुम्हारे सामने आ ही गया। और यकीनन तुम अब अपने अलावा दूसरों की इज्जत को भी वही मकाम दोगे जो अपनों की इज्जत को देते हो। वफा ने उस पर आखिरी निगाह डालते हुए कहा, जो अपनी सुलगती मोहब्बत का मातम मना रहा था। तुम पछताओगी वफा असफंद खान,
तुमने एक सच्ची मोहब्बत को ठुकराया है, तुम बहुत बुरी चोट खाओगी, देखना तुम। मोमिन के तड़प कर कहने पर वफा के बाहर की तरफ निकलते कदम जंजीर हुए, मगर वो पलटी नहीं। दिल बेसाख्ता रुका था, मगर फिर लहजे में चट्टानों की सख्ती लिए बोली, ज़रूर पछताती अगर अपने महरम की मोहब्बत को ठुकराती। ना महरम की मोहब्बत को महरम के लिए ठुकराने पर बंदा कभी चोट नहीं खाता, बल्कि चोट खाने से बच जाता है। अगर ये चोट मुझे यूनिवर्सिटी में लगी थी, जिसका पछतावा मुझे आज तक है, तुमसे मोहब्बत पर, जिसे मैंने सज़ा के तौर पर भुगता है तुमसे शादी के बाद, और असली सज़ा मुझे मेरा बच्चा भी छीन कर ले गया। अगर आज तुम मुझसे अपना मकाम मेरी ज़िंदगी में पूछोगे ना, तो बस मेरे बच्चे के कातिल के सिवा कुछ नहीं है वो। आंसुओं की गिरहें पड़ने लगी थी वफा के गले में, जिसको बमुश्किल उसने जब्त करते मोमिन को चबा चबा कर कहा। आंखें सुर्ख हो चुकी थीं। ये कहते ही वो जा चुकी थी। पीछे मोमिन उसके लफ्ज़ों की वजह से सन्नाटों की जद में रह गया था। वफा के अल्फाज मोमिन का सीना चीर गए, मगर ये अटल हकीकत थी कि वो अपने ही बच्चे का कातिल था। और फिर वो धाड़े मार मार कर रोया था, अपने पछतावे पर, अपनी मोहब्बत की कब्र पर, अपने बच्चे के नुकसान पर। किस किस बात पर रोता अब वो, क्योंकि रोना ही अब उसका मुकद्दर था। असफंद जो मोमिन के कमरे के पास से गुजर रहा था, अंदर वफा और मोमिन की बातें सुनकर रुक गया, और वफा के एक एक लफ्ज़ ने उसको अंदर तक सरशार कर डाला था। वहीं उसके बच्चे का सुनकर उसको भी नए सिरे से दुख हुआ था। अब उसकी कोशिश यही थी कि वो वफा को दुनिया की हर खुशी से नवाजे। वो चाहता था कि वफा हमेशा खुश रहे, उसे कभी किसी चीज़ की कमी महसूस ना हो। उसने जितने दुख झेले हैं उन कहीं से ज़्यादा खुशियाँ उसका मुकद्दर बन जाए। उमर, तुम्हें नहीं लगता कि हमें वफा और असफंद के लिए भी कुछ करना चाहिए? 2-3 दिन के बाद उनकी वेडिंग एनिवर्सरी है। हाँ ईशल, ये एक अच्छा ख्याल है। हम उन्हें बिल्कुल सरप्राइज़ देंगे। फंक्शन की तैयारी भी छुप कर ही करेंगे, ताकि उन्हें किसी बात का इल्म ना हो, और जब एकदम उन्हें सरप्राइज़ मिलेगा तो वो ज़्यादा खुश होंगे। उमर ने भी उसके इरादे पर हामी भरी। क्या ख्याल है? वैसे हम क्या सरप्राइज़ दें उन्हें? उमर ने पुरसोच अंदाज में कहा। ईजल तो ईशल भी ठोड़ी पर उंगली टिकाए बड़े बूढ़ों की तरह सोचने लगी, जबकि उसके दिमाग में झमाका हुआ आइडिया एक वो अचानक से बोली तो उमर उसके अंदाज पर डर कर उछला। क्या क्या? ज़रा आराम से बोलो, नाजुक दिल का बंदा हूँ, कहीं ठड़क गया तो। उमर के अंदाज पर उसका कह कहा बेसाख्ता था। वो ये कि मेरे नाजुक मियाँ जी, हम असमंद और वफा को यूनिवर्सिटी से लेकर अब तक की तमाम यादों की वीडियो और पिक्स की सूरत में LCD पर प्ले करेंगे, जिससे उनकी पुरानी यादें ताज़ा हो जाएंगी। उसने पहले उमर के दोनों गालों को खींचा और फिर हाथ इश्तियाक से ठोड़ी के नीचे टिकाते कहा, तो वो सच में उसकी जहानत का कायल हुआ। अरे वाह, ये तो बेस्ट गिफ्ट रहेगा। मगर एक मिनट, असफंद और वफा यूनिवर्सिटी में एक दूसरे से कब मिले? उमर ने पहले चहक कर कहते फिर मशकूक अंदाज में ईशल को सर से पैरों तक देखते हुए कहा, जिसने दांतों तले जुबान चलाई अपनी जल्दबाजी पर। वो कुछ नहीं, उसने बुड़बुड़ाते हुए कहा, जबकि उमर ने उसको खिसकते देख बाजू से पकड़कर अपने आगे बिठाया। ना ना ना, असल ऐसे तो मैं जाने नहीं दूंगा तुम्हें। आज तो सच्चाई बताना ही पड़ेगी। जब तक मुझे सच्चाई नहीं बताओगी, मैं नहीं जाने दूंगा तुम्हें यहाँ से। उमर ने उसको दोनों हाथों से घेरते हुए कहा, तो ईशल बुरी तरह फंसी। अब तो खुद अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली थी उसने, इसलिए सारी कहानी अलिफ्ता ये बता दी। असफंद और वफा सबसे पहले कब, कहाँ और कैसे मिले, और यूनिवर्सिटी में उनकी कितनी बार मुलाकात हुई, जिसे सुनकर उमर भी हैरान रह गया। क्या, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? असफंद भाई और वफा पहले से एक दूसरे को जानते थे, और कई दफ़ा उनकी तकरार भी हुई। तुमने मुझे बताना भी ज़रूरी ना समझा? उसने ईशल को कड़े तेवरों से देखते हुए पूछा। वो दोस्त थी क्या जो दोस्त के राज को राज ना रखे? अगर मैं तुम्हें पहले ही बता देती तो अपनी दोस्ती का हक कैसे अदा कर पाती? क्या मतलब? मैं समझा नहीं। उमर ने नासमझी से पूछा तो उसने कहा, अगर मैं हवेली वालों के सामने ये जाहिर कर देती कि असफंद और वफा एक दूसरे को पहले से जानते हैं, तो उन दोनों के लिए मुश्किलात खड़ी हो सकती थी। मोमिन तो पहले उस पर शक करता था, और अगर उसको ये बात पता चल जाती कि वो पहले भी एक दूसरे से मिले हैं, तो वो असफंद और वफा को भी शक के दायरे में ला खड़ा करता, उसकी ज़िंदगी जहन्नुम बना देता। इसलिए जानते बूझते भी जब असफंद मुझे यहाँ लाया तो मैं कुछ ना बोली। उमर वाकई अपनी बीवी की अक्लमंदी का कायल हुआ था। आगे बढ़कर उसे उसने खुद से लगा लिया, जिस पर वो नाना करती रह गई। मोमिन को यूं गम में डूबे देखकर शाजिया के जहन में एक खुराफाती आइडिया आया था, जिस पर अमल करते हुए उसने जूस में नशे की दवाई मिलाई थी, वो मोमिन को पिला दी।
जिसे उसे पीते हुए बिल्कुल भी पता ना चला था। और अब वो अपनी मोहब्बत के गम के नशे में चूर सारा जूस पी चुका था, जिसके बाद उसे नशा छाने लगा था दिमाग पर और फिर कुछ याद ना रहा। वहीं शाजिया ज़ेन में नई चाल लिए खड़ी थी। अपने आप को बचाने का ये सुनहरी मौका था। उसने ना सिर्फ रात को मोमिन को अपने काबू में कर लिया, बल्कि अपने हुस्न की रानाइयाँ दिखाते उसे मदहोश कर लिया। मोमिन बेचारा उसको वफा समझकर उसके करीब तर होता चला गया। उन लम्हात में भी उसके मुंह से बस वफा का नाम निकल रहा था, जो शाजिया के दिल पर जलती पराग का काम कर रहा था। बस आज की रात मोमिन, फिर तुम्हारे दिलो दिमाग पर सिर्फ शाजिया ही होगी, सिर्फ और सिर्फ शाजिया। उसने मोमिन के करीब होते हुए सोचा। शाजिया अपनी जीत पर सरशार थी कि अब कोई भी नहीं जान पाएगा कि उसने शादी से पहले भी किसी गैर मर्द से ताल्लुकात बनाए थे। सारे सबूत मिट चुके थे और बाकी बचा था सिर्फ गुनाह। सुबह जब मोमिन अपने दर्द से फटते सर को पकड़कर उठा तो शाजिया और खुद को बिस्तर पर नाजेबा हालत में देखा। अपनी और शाजिया की हालत देखकर उसे लम्हा लगा था समझने में कि रात उन दोनों के दरमियान क्या हुआ, और मोमिन इस बात को सोचकर ही खुद से नफरत करने लगा था। बगैर शाजिया पर नज़र डाले वो वॉशरूम में घुसा था। फ्रेश होकर बाहर निकला। पीछे शाजिया जलती भुनती रह गई, जिसका शोहर होश में आते ही उससे कोसों दूर हो चुका था। अब बस वफा अपनी उल्टी गिनती गिनना अब वफा अपनी उल्टी गिनती गिनना शुरू कर दो, क्योंकि तुम्हारी खुशियों के दिन बस इतने ही थे। उसने नफरत से सोचा।